गुड मॉर्निंग बेटा। आज की क्लास में हम सोल्व करते हैं एनटीएससी का क्वेश्चन पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि ओ सर्कल का सेंटर है। इफ ए बी 6 सेंटीमीटर एंड ए सी 5 सेंटीमीटर देन द प्रोडक्ट ऑफ ए ओ एंड ए एक्स इज। ए ओ और ए ओ जैसे कि ये है, आपको दिखाई देने लग रही, ए ओ एंड ओ एक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना आपने। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों जब भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो और ट्राइंगल गिवन हो, ट्राइंगल दे रखी हो, तो ऐसे केसेस में आप सिमिलर उसको ट्राई करो कि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए जिनकी ये साइड आ जाए, जो जिनका आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। जैसे कि आपने ए ओ एंड ए एक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो ऐसी ट्राइंगल फाइंड आउट करो बेटा जिनकी ये दो साइड बनती है और वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती हों। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। देखो, एक ट्राइंगल का नाम मैं लेता हूँ यहाँ पर ए बी सी, ए बी एक्स। इन ट्राइंगल ए बी एक्स एंड ट्राइंगल ए सी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स में बच्चों एंगल जो ए बी सी है और एंगल ए ई सी है, दोनों एंगल क्या है? इक्वल। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी। रीजन बिहाइंड दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यानी कि किसी आर्क और कोड के ऊपर बने हुए एंगल सेम सेगमेंट में इक्वल होते हैं। जैसे कि ए सी कोड ने, या आर्क बोल सकते हो, ए सी आर्क भी है ये, और ये एसी कोड है। तो एसी कोड ने सरकमफ्रेंस पर बी एंगल बनाया हुआ है इस सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में। ये माइनर सेगमेंट है, देखो ये माइनर सेगमेंट है इसका। ये एसी ने सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड किया है, एक माइनर एक मेजर। तो ये माइनर सेगमेंट है, ये सारा मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट में इसने जो एंगल बनाया बी, और इसी कोड ने मेजर सेगमेंट में एंगल बनाया ई, दोनों एंगल क्या है बच्चों? इक्वल, यानी कि एंगल ए बी सी एंड एंगल ए ई सी। रीजन लिखा जाएगा एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, या बोल सकते हो एंगल सबटेंडेड बाई ए कोड टू और मोर देन एंगल सबटेंडेड बाई द सेम कोड इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यानी कि एक ही कोड के द्वारा सेम सेगमेंट में बनाए गए एंगल क्या होते हैं बच्चों? इक्वल। देखो, ए से स्टार्ट हुआ और सी पर ख़त्म हुआ है, और सरकमफ्रेंस पर पॉइंट है ई, यहाँ पर एंगल बन गया। ए से स्टार्ट होकर और सी पर ख़त्म हुआ है और सरकमफ्रेंस पर एंगल बना है बी। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों? इक्वल, बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई, ये दिखाई देने लग रहा है आपको 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एंगल ए एक्स बी, एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों जो है बेटा 90 डिग्री के हैं। ये तो आपको दिखाई देने लग रहा है ही 90 डिग्री का, और ये एंगल 90 डिग्री का क्यों है? देखो ये एंगल, क्योंकि भाई ये सेंटर है और ये क्या हो गया? डायमीटर, और डायमीटर सरकमफ्रेंस पर ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाता है। डायमीटर जो होता है वो सरकमफ्रेंस पर हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी बच्चों? सिमिलर, यानी कि केवल दो एंगल इक्वल होने से ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। आप जानते हो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल। मेन क्राइटेरिया होता है बेटा एंगल एंगल एंगल, यानी कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल दूसरी ट्राइंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं? सिमिलर। लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि अगर दो एंगल भी इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल डेफिनेटली इक्वल होगा। उनका रीजन है इसके पीछे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री, तो थर्ड एंगल डेफिनेटली इक्वल होगा बच्चों, क्योंकि इन दोनों का सम हो गया 130। टोटल सम होता है 180, तो 180 में से 130 जाएगा तो 50 का बच जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ये भी 50 का बच जाएगा, यानी कि केवल आप दो एंगल दिखा देंगे इक्वल दो ट्राइंगल के, तो भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा? सिमिलर। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी तो इनके सिंबॉलिक नेम लिख देता हूँ मैं।
देयरफॉर पहले ट्राइंगल का नेम मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ। इस एंगल को ए बी एक्स लिखेंगे तो ठीक रहेगा, वैसे ए बी सी एंड ए बी एक्स बोथ आर सेम एंगल। तो ए बी एक्स क्यों लिखा हमने, क्योंकि ट्राइंगल ए बी एक्स लिया हमने। तो ट्राइंगल ए बी एक्स सिमिलर टू ट्राइंगल। अब आपने देखना बेटा बी एंगल किसके इक्वल है, ई के इक्वल। तो बी का प्लेस दूसरा है तो ई का प्लेस भी क्या होगा, सेकंड ही होगा। यहाँ पर मैं नाम लिखना चाहता हूँ ए सी ई ट्राइंगल का सिंबॉलिक नेम। तो बी का प्लेस अगर सेकंड है तो ई का प्लेस भी सेकंड होगा, क्योंकि बी जो है वो ई के इक्वल है। उसके बावजूद एक एंगल और दिखा हमने इक्वल एक्स और सी। तो एक्स का प्लेस अगर थर्ड है तो सी का प्लेस भी क्या होगा, थर्ड होगा। तो फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा, देखो सी एंड ई तो आ चुका, तो फर्स्ट प्लेस पर आएगा ए ई सी। ठीक है ना। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, इक्वल रेशियो में हो जाएंगी। यानी कि ए बी पहले दूसरे पॉइंट से बना, पहले दूसरे प्लेस से ए बी बना, पहले दूसरे से क्या बना, ए ई। उसके बाद दूसरे तीसरे से क्या बन गया, बी एक्स, एंड दूसरे तीसरे से क्या बन गया, ई सी। उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड से क्या बन गया, ए एक्स, एंड फर्स्ट एंड थर्ड से क्या बन गया, ए सी। ठीक है ना। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। ए बी की वैल्यू जैसे कि है 6 सेंटीमीटर, और ए फिलहाल गिवन है नहीं बच्चों, ए को ए ही रहने देता हूँ मैं। और बी एक्स की वैल्यू है यहाँ पर, बी एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, बी एक्स को बी एक्स ही रहने देते हैं। उसके बावजूद ई सी की वैल्यू भी गिवन नहीं है, इसी को ई सी रख देते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट, ए एक्स की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर गिवन नहीं, तो ए एक्स ही रहने देते हैं इसको। एंड ए सी की वैल्यू है बच्चों 5, तो इसको 5 लिख देते हैं। तो जो बीच वाला पोर्शन है बच्चों, इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। देखो इसको हटा देता हूँ मैं बीच में से, केवल फर्स्ट और थर्ड को लेकर चलता हूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, ए एक्स डिवाइडेड बाई 5। अब करना क्या हमने, देखो ये सेंटर है, अगर तो सेंटर है तो ए ओ एंड ओ ई आपस में क्या होंगी बच्चों, इक्वल। और ए ई जो है, ए ई को आप ब्रेक कर सकते हो ए ओ प्लस ओ ई के अंदर। ए ई को आपने ब्रेक कर दिया ए ओ प्लस ओ ई के अंदर। अब ओ ई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए ओ ई की जगह लिख सकते हैं ए ओ प्लस ए ओ क्या आ जाएगा, 2AO, 2 टाइम्स ए ओ। ये कैंसिल होकर 3 आ गया, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स ए ओ इंटू ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दे रखी है। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने सेकंड प्लेस पर, देखिए स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप, इसी का सॉल्यूशन है ये। द 3 डिफरेंट फेस डायगोनल्स ऑफ ए क्यूबॉइड हैव लेंथ्स 39, 40, 41, देन लेंथ ऑफ द मेन डायगोनल्स ऑफ द क्यूबॉइड विच ज्वाइंस द पेयर ऑफ अपोजिट कॉर्नर इज। यानी कि जो अपोजिट कॉर्नर को जो ज्वाइन करता है बेटा, वो मेन डायगोनल आपने फाइंड आउट करना है। जैसे ये बुक है, ये क्यूबॉइड है, तो इसका डायगोनल आपने कौन सा लेना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जो ज्वाइन करता है। ठीक है ना। और फिलहाल आपके पास जो साइड हैं, तो डायगोनल की लेंथ आप जानते हो ही बेटा क्या होगी। देखो डायगोनल, जो मेन डायगोनल होता है वो होता है बच्चों एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट। ये होता है मेन डायगोनल, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो हमारे को क्या दे रखा है उसने, इसकी तीनों साइड दे रखी हैं, हैव लेंथ्स एल बी एच दे रखी है बेटा। जैसे कि ये एल है और ये बी है, ये एल है और ये बी है, तो ये क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल। 9 एक दे रखा है 40 और एक दे रखा है 41। यानी कि जैसे ये डायगोनल मैंने लगा दिया, ये डायगोनल दे रखा है बच्चों। ठीक है ना। ये डायगोनल मान लो 41 दे रखा है, ये डायगोनल। तो ये एल हो गई, ये बी हो गई। तो एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल दे दिया इसने, 41 के स्क्वेयर के इक्वल।
यानी कि इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें हम, देखो ये 90 का एंगल बन गया यहाँ पर, ये एल है, ये बी है, और ये इसका डायगोनल इसने दे रखा है जो कि कितना दे रखा है 41 ले लेते हैं इसको, ठीक है ना, ये 41 दे रखा है। तो 41 अगर ये लेकर चले हम तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा 1681 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 1681। ठीक ऐसे ही बच्चों एल बी एच इसकी 3 साइड थी, तो ठीक ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आप ले सकते हो 39 ले सकते हो, 39 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर आप लिख सकते हो 1521 1521 1521। ठीक ऐसे ही बेटा एल बी का पेयर बना दिया मैंने, बी एच का बना दिया, एक एल एच का बना देते हैं, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर उसने दे रखा है 40 के इक्वल, यानी कि 40 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर तो 1600 हो जाएगा ये। अब आप जानते हो कि डायगोनल कैसे आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करने से, तो क्या कर लेते हैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं हम, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 2l स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 2b स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 2h स्क्वायर, और इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो ये आ गया 1 + 1 यानी कि 2, और 8 + 2 10, और 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 1 8, तो 1 2 3, 3 + 1 4, यानी कि 4802, 4802। अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0 1, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2401। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ही अपने पास क्या आएगा डायगोनल, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चों दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर रूट आप जानते हो 49, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों 49, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बेटा, ए क्लोज्ड कोनिकल वेसल इज फिल्ड विद द वाटर फुल्ली एंड इज प्लेस्ड विद इट्स वर्टेक्स डाउन, द वाटर इज फ्लो आउट एट द कांस्टेंट स्पीड। आप वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ सकते हो भाई। चलो, कांस्टेंट स्पीड आफ्टर 21 मिनट्स इट वाज फाउंड दैट द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट, हाउ मच मोर टाइम इन मिनट्स डज इट रिक्वायर टू एम्प्टी द वेसल। यानी कि ये है बेटा, इसमें पानी भरा हुआ है और पानी जो है सेम रेट से निकल रहा है, यानी कि 21 मिनट्स के बाद जो है इसकी हाइट जो है वो हाफ बच जाएगी। तो इसकी हाइट जो है वो मैं 2h लेट कर लेता हूँ, हाइट को मैंने 2h लेट कर लिया बच्चों, देखो हाइट हमने 2h ले ली यहाँ पर, तो ये टोटल हाइट 2h है अगर, तो ये हाफ हाइट हो जाएगी, तो लोअर पार्ट की जो हाइट बच जाएगी वो बच जाएगी h, ठीक है ना, हाफ इसने बोला है यहाँ पर डायरेक्टली कि हाफ हाइट बच जाएगी। उसके बाद जो है बच्चों मैं इसमें एक ट्राइंगल का यूज करता हूँ, देखो ट्राइंगल से इनकी रिलेशन बना लेते हैं, इस रेडियस को लेट कर लेते हैं कैपिटल R, इस रेडियस को लेट कर लेते हैं R, ठीक है ना। अब ये जो ट्राइंगल है आपकी ABC एंड ADE, दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों सिमिलर। रीजन उसके पीछे ये है कि ये एंगल क्या हो गया कॉमन, और ये एंगल 90 डिग्री का, ये भी एंगल 90 डिग्री का, दोनों ट्राइंगल क्या होगी सिमिलर। कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, E पर 90 डिग्री का एंगल है, देखो C पर 90 डिग्री का एंगल है, और A दोनों का कॉमन एंगल हो गया। तो दो एंगल इक्वल होने से ही दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर, सिमिलर हो जाएंगी तो दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में जाएंगी, यानी कि कैपिटल R के नीचे स्मॉल r एंड कैपिटल 2h के नीचे स्मॉल h, तो ये इससे कैंसिल हो गया। कैपिटल R की वैल्यू आ गई बच्चों 2r, यानी कि कैपिटल R को आप 2r लिख सकते हैं। अब देखो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है 21 मिनट्स में खाली हो जाता है,
तो आप ये मत समझ लेना कि आधा पोर्शन 21 मिनट्स में खाली होगा तो इसको खाली होने में भी 21 मिनट्स ही लगेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। अपर पार्ट की रेडियस देखो ज़्यादा है, लोअर पार्ट की कम है, तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमने इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकाल कर। तो कंप्लीट कोन का वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूँ, कंप्लीट कोन का, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है आपका 2r, देखो आर इसका 2r है, और एच क्या है 2h, और डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3, और 4 2 जा 8 यानी कि 8/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कंप्लीट का वॉल्यूम आ गया बच्चों। अब लोअर पार्ट में जो ये कोन है इसका वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो स्मॉल कोन लिख देता हूँ मैं, स्मॉल कोन, इसका वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। अब ये जो ऊपर वाला जो सैडिड पोर्शन है जो खाली हो चुका पानी से, इसका वॉल्यूम अगर निकाले हम सैडिड पोर्शन का, इसको आप फ्रस्टम भी बोल सकते हैं, फ्रस्टम भी है ये, फ्रस्टम के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया जा सकता है। मैं अब डायरेक्ट ही करने लग रहा हूँ, देखो इसका वॉल्यूम तो है ही मेरे पास, इसका वॉल्यूम भी है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, यानी कि 8/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ जाएगा बच्चों 7/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम किसका आ जाएगा, देखो ये वॉल्यूम आ जाएगा ऊपर वाले साइडेड पोर्शन का, यानी कि इतना पोर्शन खाली करने के लिए टाइम लगा 21 मिनट्स का। 7/3 पाई आर स्क्वायर एच स्पेस को खाली करने के लिए टाइम लगता है 21 मिनट्स का, और एक क्यूबिक यूनिट को खाली करने के लिए टाइम लगेगा 21 डिवाइडेड बाई 7/3 पाई आर स्क्वायर एच मिनट का। और इतने क्यूबिक यूनिट्स को, यानी कि इसको खाली करने के लिए टाइम लगेगा बच्चों, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो 3 है ये अपर पार्ट में चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि 3 मिनट्स और लगेंगी इस कोनिकल वेसल को खाली होने के लिए, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा बेटा डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड a n इक्वल टू अल्फा रेज टू द n माइनस बीटा रेज टू द n, देन वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2 टाइम्स a8 एंड 2 टाइम्स a9। तो बच्चों देखो, अगर इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा अगर रूट हैं, यानी कि अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अल्फा यहाँ पर रख देता हूँ मैं, देखो अल्फा मैंने यहाँ पर रख दिया, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंस अल्फा इज रूट ऑफ 1, इस फर्स्ट इक्वेशन का क्या है रूट। तो यहाँ से मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू निकाली, जो कि क्या निकल गई 6 अल्फा। सिमिलरली बेटा बीटा भी इसका क्या है रूट, तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 6 टाइम बीटा और माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 बीटा, तो बीटा भी इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अब देखो ये जो वैल्यू आई है आपकी यहाँ पर, इस इक्वेशन स्टार लेट कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन हैज लेट कर लेता हूँ। अब चलते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो a10 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 10 आ गया, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, तो a10 की जगह क्या आ जाएगा, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अल्फा की 10 माइनस बीटा की 10 आ जाएगा a10 की जगह। -2 ऑलरेडी है बच्चों, और a की पावर 8 नहीं, a8 है, ये सुफिक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर 8 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 8 लग गया, अल्फा की 8 माइनस बीटा की 8। और लोअर पार्ट में क्या है देखो 2 टाइम्स a9 को हम लिख सकते हैं अल्फा की 9 माइनस बीटा की 9, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, अल्फा रेज टू द 10 माइनस बीटा रेज टू द 10 एंड माइनस 2 टाइम्स अल्फा रेज टू द 8 प्लस 2 टाइम्स बीटा रेज टू द 8, और लोअर पार्ट एच डी चलता रहेगा 2 टाइम्स अल्फा रेज टू द 9 माइनस बीटा रेज टू द 9। अब इन दोनों में से बच्चों, इन दोनों में से मैं अल्फा रेज टू द 8 को कॉमन निकाल लेता हूँ,
अल्फा रेज टू द 8 को अगर हम कॉमन निकालते हैं, अल्फा रेज टू द 8 मैंने कॉमन निकाली यहाँ से, तो यहाँ पर बच जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2। इसकी वैल्यू निकालनी थी आपने, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से मैंने माइनस बीटा की पावर 8 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा बीटा स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा -2 और डिवाइडेड बाई एज इट इज 2 टाइम्स अल्फा की 9 माइनस बीटा की 9। अब क्या है बच्चों, अल्फा स्क्वायर -2 को आप पुट कर सकते हो 6 अल्फा, तो इसकी जगह जो है आप 6 अल्फा पुट कर सकते हो इसकी जगह। तो 6 अल्फा पुट करेंगे, अल्फा की 8 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 6 अल्फा यहाँ पर पुट करेंगे हम इसकी जगह, माइनस बीटा रेज टू द 8 ऑलरेडी है यहाँ पर, और इसकी जगह हम पुट करेंगे 6 बीटा। देखो ये वैल्यू है 6 बीटा, तो इसकी जगह रखेंगे 6 बीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा की 9 माइनस बीटा की 9। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आ गया 6 अल्फा की 9 माइनस 6 बीटा की 9, तो 6 कॉमन निकाल लेता हूँ, अल्फा की 9 माइनस बीटा की 9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा की 9 माइनस बीटा की 9, और ये इससे कैंसिल होकर आंसर आपका आ जाएगा 3। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा 5th क्वेश्चन, इफ x रेज टू द 4 माइनस 83x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस x रेज टू द -3 इज, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो देखो जो गिवन है उसको मैं लेकर चलता हूँ, x की 4 माइनस 83x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको x स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। x स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 83 आ जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड राइट साइड में 0 ही रहेगा। तो अब x की टर्म को लेफ्ट में रख के मैं बाकी सभी को राइट में ले जाता हूँ। बाकी सभी कौन है 83, तो 83 को राइट में ले गए हम। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, और वैल्यू निकालनी है हमने एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू। तो करेंगे क्या बच्चों, देखो इसको x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं इसके अंदर, तो देखो मैंने क्या मिस्टेक कर दी, राइट में 83 था, मैंने क्या था, मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया ये, तो इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मैं ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, ए और बी कैंसिल हो जाएंगे देखो, तो -2 बच जाएगा। इस -2 यानी कि -2 एक्स्ट्रा बच गया आपके पास, तो -2 एक्स्ट्रा बच गया, तो इस तरफ भी अगर -2 कर देंगे आप तो ये इक्वल हो जाएगा। आप देखो अब इसको एक्सपेंड करेंगे आप तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2, तो -2 से -2 कैंसिल होकर ये आपकी वही इक्वेशन बच जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, -2 को उस तरफ ऐड कर दिया, या +2 इधर ऐड करके फिर राइट में ले जा सकते हो इसको आप। तो x माइनस 1 बाई एक्स के स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 81, और स्क्वायर रूट करेंगे इसका तो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वैसे तो +-9 आएगी, लेकिन माइनस का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए -9 को मैंने रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि इसकी वैल्यू -9 आएगी तो इसका क्यूब करेंगे तो माइनस ही रहेगा वो, तो माइनस का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल प्लस की वैल्यू को सिलेक्ट किया। अब क्या है बच्चों, क्यूब कर रखा है, देखो इसका अगर क्यूब कर देंगे बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड, तो ये आ जाएगा, पूरे का क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3ab की जगह ये आ जाएगा, और ब्रैकेट में a माइनस बी, और राइट साइड में 9 का क्यूब जो कि 729 हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब और -3 एज इट इज़, तो x माइनस 1 बाई एक्स की जगह आ जाएगा 9, और राइट में 729, तो 9 3 जा हो जाएगा 27, तो 27 को राइट में ले जाएंगे हम, ये 27 को राइट में ले गए, ये आ गया 6 5 और 7, यानी कि 756 इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। दोबारा से बता देता हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की, तो आपके पास वैल्यू ये थी, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आ गया। इस तरह के केस में
इस तरह का कोई केस होता है x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर। तो इस तरह के केस में x प्लस 1/x या x माइनस 1/x की ही वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो इसलिए मैंने इसको एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर में कन्वर्ट किया, यानी कि एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करके। अब क्या किया बच्चों, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर में मैंने क्या किया कि मेरे पास था एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, तो मैंने 2 इस तरफ ऐड की, सेपरेट किया और 2 इस तरफ। अब इसको कंप्लीट स्क्वेयर में मैंने कन्वर्ट कर दिया x माइनस 1/x का स्क्वेयर। और अब ये 81 हो गया, स्क्वेयर रूट निकालेंगे 9 आ गई, तो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे क्यूबिक, तो 729 आ जाएगा और ये 27 राइट में आकर 756 आ जाएगी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू द माइनस 3। नेक्स्ट बेटा, इफ n70 h10 cf यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 22 एंड फ्रिक्वेंसी 10 लोअर लिमिट 30, देन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फाइंड मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला जानते हो ही बेटा आप, L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F इंटू H डिवाइडेड बाई F, ये होता है फार्मूला मीडियन के लिए। तो मीडियन आ जाएगा भाई, लोअर लिमिट की जगह रखेंगे 30 प्लस n/2 की जगह रखेंगे 35 माइनस CF की जगह रखेंगे 22 और F की जगह 10 और H की जगह 10 रखेंगे। ये इससे कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 30 ये है ही, ये आ जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3 एंड 3 माइनस 2 1, यानी कि 30 प्लस 3, यानी कि आंसर आ जाएगा बच्चों 43। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो मीडियन का फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H बाई F। तो n/2 की जगह आ जाएगा 70/2 यानी कि 35, CF की जगह 22 आ जाएगा, H की जगह आ जाएगा बेटा 10 और F की जगह भी क्या आ जाएगा 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2 आ जाएगा 3, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1, 33 में ऐड करेंगे 43, तो ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट सी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ए इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ नंबर्स 1 to 100 एंड देन बी इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सेम कलेक्शन, द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर 3 रेज टू द a प्लस 7 रेज टू द b हैज़ ए यूनिट डिजिट 8 इज। यानी कि ये कहता है कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर हैं आपके पास, उन नंबर्स में से आपने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं A एंड B, और फिर सेलेक्ट करने के बाद जो ये नंबर बनता है, ये नंबर उसका वो जो भी नंबर बनेगा उसका यूनिट जो प्लेस होगा यहाँ पर वो क्या आ जाना चाहिए, उसका 8। ठीक है ना, वो नंबर क्या आ जाना चाहिए बच्चों, यूनिट प्लेस क्या आ जाना चाहिए उस नंबर का 8। यानी कि जैसे कि A की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ 2, और इसकी वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर 2, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ गया 49, तो ये ऐड होकर 58 बन गया। तो यूनिट प्लेस क्या आ गया इसका 8। यानी कि इस तरह की रिक्वायरमेंट से आता है ये कि A और B को कैसे इसमें से हम सेलेक्ट करें। तो देखो बच्चों ये मैंने 3 की पावर लिखी है, 3 की पावर 1 होती है 3, 3 की पावर 2 होती है 9, 3 की पावर 3 होती है 27। तो 27 ना लिखकर मैंने उसका केवल यूनिट प्लेस लिया है यहाँ पर। 3 की पावर 4 होती है 81, तो 81 ना लिखकर मैंने केवल यूनिट प्लेस लिया है। ठीक है, ऐसे ही 3 की पावर 5 होती है 243, उसका यूनिट प्लेस लिया मैंने केवल। तो यहाँ पर है 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 49 होता है, उसका यूनिट प्लेस लिया। यानी कि 7 की जो पावर है बेटा उसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस मैंने लिख दिए हैं। अब आप देखेंगे कि 3 की पावर 2 लेने से 9 बनता है, 7 की पावर 2 लेने से 49 बनता है। तो यानी कि A की वैल्यू अगर 2 ले ली जाए और B की वैल्यू भी 2 ले ली जाए, A की जगह 2 ले लिया जाए, B की जगह 2 ले लिया जाए, तो यहाँ पर मैंने अभी करके दिखाया था 58 हो गया था शायद। देखो ये 9 हो गया था, ये 49 हो गया था, तो 58 हो गया। तो इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या आ गया बच्चों, इस नंबर का यूनिट प्लेस आ गया 8। तो यही उसकी रिक्वायरमेंट थी कि 8 आ जाए। तो A की जगह 2 ले लिया जाए, B की जगह 2 ले लिया जाए, तो यूनिट प्लेस 8 आ जाएगा। उसके बाद फिर 4 का गैप और दे दें अगर इसमें हम,
तो 4 का गैप और देने से सेम वही यूनिट प्लेस आता है हमेशा। तो 4 का गैप दे दिया इनके, फिर क्या ले लूँ मैं यहाँ पर 6, फिर क्या ले लूँ 10 एंड सोन। इस तरीके से 4 का डिफरेंस हो गया ये। ठीक ऐसे यहाँ पर 6, 10, 14 एंड सोन। तो लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं हम। देखो 100 तक की टर्म थी आपके पास, तो 100 तक की टर्म थी, तो 4 का डिफरेंस अगर ले हम, तो an को फाइंड आउट करें यहाँ पर, यानी कि an अगर 100 ले लेता हूँ मैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट में 100, तो a की जगह आ जाएगा बच्चों 2 और d की जगह आ जाएगा 4। तो ये 2 सरफ जाकर 98 हो गया, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया n माइनस 1 इंटू 4 और ये हो गया 98। ठीक है ना। अब 4 से इसको डिवाइड करें अगर हम, तो n माइनस 1 इजिकल टू 98/4 और ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 8 और n की वैल्यू आ गई यहाँ से 49/2 प्लस 1 यानी कि 51/2। यानी कि कुल मिलाकर बच्चों 25 नंबर आ जाएंगे आपके 1 से लेकर 100 तक के ऐसे नंबर, 1 से लेकर 100 तक के ये नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो 4 हो, 4 4 4 4, यानी कि 2 6 8, यहाँ पर 4 का डिफरेंस हो गया, फिर 4 का डिफरेंस हो गया, फिर 4 का डिफरेंस हो जाएगा एंड सोन। तो इस तरीके से टोटल नंबर ये कितने बन जाएंगे 25 नंबर्स, 25 टर्म्स बन जाएंगी ये इसके अंदर, एपी के अंदर। एपी के फार्मूले से आप निकाल सकते हो 20, क्योंकि 25 टर्म अगर मैं निकालता हूँ देखो a प्लस 24d, तो a की जगह मैं रखूँगा यहाँ पर 2, 24 एज इट इज और d की जगह 4, 24 4 जा 96 प्लस 2 98। ठीक है ना। तो लास्ट टर्म आ जाएगी 98, यहाँ पर भी 98। तो ये टोटल 25 टर्म हो जाएंगी बच्चों। अगर 26वीं टर्म आप निकालते हो तो यहाँ पर 25d आ जाएगा, 25 गुना 4 100 जमा 2 102। तो 102 नंबर तो आपके पास है ही नहीं, यानी कि 25 वैल्यू ए की होगी और 25 वैल्यू बी की होगी। तो 100 में से कोई भी 25 अगर मैं निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25/100। फिर बी की वैल्यू भी कोई भी एक 25 में से कोई भी एक निकलेगी 25/100। तो कैंसिल इसको करूँ मैं, तो ये आ गया 1/16। अब देखो बच्चों ज़रूरी नहीं कि इन्हीं का सम क्या हो जाएगा 8 आएगा, यानी कि 3 के ऊपर 2 पावर आएगी, 7 के ऊपर 2 पावर आएगी तभी यूनिट प्लेस 8 आएगा, या 3 के ऊपर 6 आएगी, 7 के ऊपर 6 आएगी तभी यूनिट प्लेस 8 आएगा। इसके अलावा भी और केसेस हैं। देखो एक केस ये है कि अगर 3 के ऊपर 3 पावर आ जाए तो उसका यूनिट प्लेस 7 आ जाएगा, और 7 के ऊपर 4 पावर आ जाए तो उसका यूनिट प्लेस भी 1 आ जाएगा। तो 1 + 7 क्या आ जाएगा 8। तो 3 की पावर क्या होगी यहाँ पर, 3 के ऊपर पावर ले ली मैंने यहाँ पर 3, फिर 4 पर रिपीट होगी आप जानते हो, यानी कि 7 पावर लोगे तो उसका भी यूनिट प्लेस 7 ही आएगा, 7 11 एंड सोन। तो ठीक ऐसे ही बी जो है आपका बी जो कि 7 है, तो 7 के ऊपर 4 पावर लेंगे तो यूनिट प्लेस 1 आएगा और 1 + 7 ऐड होकर के आ जाएगा 8। तो फिर 4 का डिफरेंस लें 8 12 एंड सोन। तो इसमें भी बच्चों कितनी टर्म हो जाएंगी, 4 टर्म इसमें, 25 टर्म इसमें हो जाएंगी, 25 टर्म इसमें हो जाएंगी। फिर से आंसर क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। अब एक और केस ऐसा है जिसमें ग्रीन सर्कल लगा रखा है मैंने, यहाँ पर भी दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो यूनिट प्लेस 8 ही आएगा। तो 3 की पावर ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ बच्चों 4, और बी की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ, सॉरी बी की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, यहाँ पर देखो इसकी पावर 4 ली तो ये 81 हो गया, 3 की पावर ए यानी कि 81, और इसकी वैल्यू 1 ली 7 की पावर बी यानी कि ये 7 हो गया, तो 7 + 1 ए आ गया 8 यानी कि 88। तो यूनिट प्लेस क्या आ गया इसका भी 8। तो इस तरीके से 4 और ऐड कर देंगे इसमें हम, तो 8 पावर इसके ऊपर ली जाए 3 के ऊपर और 5 पावर इसके ऊपर ली जाए तो भी उनका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा ऐड होकर 8 एंड सोन। तो इसमें बच्चों 25 टर्म हो जाएंगे, इसमें भी 25 टर्म्स हो जाएंगे। तो 25/100 इंटू 25/100, तो दोबारा से फिर 1/16 आ जाएगा, यानी कि तीसरी बार। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/16।
नेक्स्ट बेटा 8th क्वेश्चन, इफ m इक्वल टू n स्क्वेयर माइनस n वेयर n इज एन इंटीजर देन m स्क्वेयर माइनस 2m इज डिविजिबल बाई 20, 24, 30 एंड 16, यानी कि n कोई भी एक इंटीजर है तो m स्क्वेयर माइनस 2m इज डिविजिबल बाई m स्क्वेयर माइनस 2m, तो m इसके इक्वल है बच्चों। तो m की जगह आप ये वैल्यू रख सकते हो n स्क्वेयर माइनस n, m स्क्वेयर की जगह रखेंगे n स्क्वेयर माइनस n और इसका स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस 2m, m की जगह रखेंगे n स्क्वेयर माइनस n, स्क्वेयर एक्सपेंड कर देते हैं देखो, या फैक्टराइज करके कॉमन भी ले सकते हो आप इसको, n रेज टू द 4 प्लस n स्क्वेयर माइनस 2n क्यूब, एंड ये आ जाएगा 2n स्क्वेयर और प्लस 2n। अब ये आ जाएगा बच्चों n की 4 माइनस 2n क्यूब माइनस n स्क्वेयर एंड प्लस 2n। कंप्लीट में से n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा n क्यूब माइनस 2n स्क्वेयर माइनस n और प्लस 2। इसको फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं बेटा n, और इसको फैक्टराइज करेंगे इन दोनों टर्म्स में से n स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा n माइनस 2। इन दोनों टर्म्स से n स्क्वेयर कॉमन निकालने के बाद माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर n माइनस 2 बच जाएगा, तो n ये एज इट इज़ यहाँ पर, और ये बच जाएगा n माइनस 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, और n स्क्वेयर माइनस 1 यहाँ पर बच जाएगा। फैक्टराइज कर देता हूँ, n इंटू n माइनस 2 ऑलरेडी है, ये आ जाएगा n प्लस 1 और n माइनस 1। तो अब चेक करते हैं, देखो इन नंबर्स में से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, किस नंबर से डिविजिबल होगा n की जगह इंटीजर रख के। तो n की जगह सबसे पहले मैं 1 रखता हूँ, 1 रखने से 0 हो गया और 0 इन सब से डिवाइड हो जाएगा। फिर n की जगह 2 रखता हूँ मैं, 2 रखने से भी ये इस 0 होने के कारण ये सारा 0 हो गया और 0 सब से डिवाइड हो जाएगा इन सभी नंबर से। फिर n की जगह 3 रखते हैं बच्चों, तो 3 रखने से ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो फिलहाल डिविजिबल है 24 से। और आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, या तो इसकी स्टेटमेंट गलत होगी, आगे ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर यहाँ पर पुट करूँ मैं, कोई इंटीजर यहाँ पर पुट करूँ और 24 का मल्टीपल ना आए ये, तो समझो स्टेटमेंट गलत है। और स्टेटमेंट अगर करेक्ट है बेटा तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको ढंग से चेक करो, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन 20 कितना आया, ये 24 आया या क्या आया। अगर ये नंबर 24 से डिवाइड हो गया, इनसे तो डिवाइड होता ही नहीं ये नंबर, तो ये ओनली 24 से डिवाइड हो गया, यानी कि और भी अगर कोई इंटीजर पुट करते हम तो सारे के सारे नंबर 24 से डिवाइड डेफिनेटली हो जाएंगे अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो उसके बाद यहाँ पर 3 पुट करने के बाद मैंने 4 पुट किया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया 4 पुट करने से, तो 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 120 आ गया, तो 120 वैसे तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 24 से भी डिवाइड होगा। और पहले वाला जो नंबर चेक किया था वो इन तीनों से डिवाइड नहीं होता, यानी कि केवल और केवल क्या आ जाएगा 24 का मल्टीपल, यानी कि यहाँ पर n की जगह आप कोई भी इंटीजर अगर पुट करते हो, इंसर्ट करते हो, तो 24 से डिविजिबल नंबर जरूर आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x की वैल्यू दे रखी है 3 + √5/2 एंड y है x³ के इक्वल, देन y सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि y इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैं y की जगह यहाँ पर x³ रखता हूँ तो ये आ जाएगा x की 6 माइनस 18 x³ + 1, यानी कि x की 6 18y, x की 6 माइनस 18y, x की 6 + 18y। तो बच्चों x की वैल्यू गिवन है 3 + √5/2, तो क्यूबिक बोथ साइड करते हैं x³ की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्यूब किया मैंने इसका, x³ हो गया ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पर a³ + b³ जो कि 5√5 हो जाएगा, प्लस 3ab, 3ab यानी कि 3 3 जा 9, 9√5, 3ab आ गया ये, ब्रैकेट a + b और होल डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 2 का क्यूब।
तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27 ये है, और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 45, रूट 5 5 इंटू 9 45, 45 में 27 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 72 प्लस 5 रूट 5 ये है बच्चों, 5 रूट 5 ये है, और 27 रूट 5 ये हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 रूट 5, और लोअर पार्ट क्या है 8 से इसको डिवाइड करते हैं अगर हम, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 4 रूट 5, यानी कि 8 से इसको कैंसिल कर दिया हमने, 9 प्लस 4 रूट 5, तो एक्स क्यूब दैट इज वाई आ गया ये बच्चों। एक्स क्यूब किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, तो वाई की वैल्यू आ गई 9 प्लस 4 रूट 5। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, एक y की वैल्यू ये है तो दूसरी क्या आ जाएगी 9 माइनस 4 रूट 5। सिंस इरेशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एनी इक्वेशन इज रैशनल, यानी कि कोफिशिएंट अगर रैशनल होंगे तो रूट्स जो हैं इरेशनल रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे। अगर आपकी इक्वेशन है हैविंग 2 पावर, हैविंग 4 पावर, हैविंग 6 पावर एंड सो ऑन, यानी कि अगर 3 पावर होगी तो उसमें तो कंजुगेट पेयर कैसे बनेंगे, 3 पावर में, 5 पावर में, 7 पावर में। अगर पावर 2 4 6 8 10 है इक्वेशन की तो उसमें इरेशनल रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे अगर उसके कोफिशिएंट रैशनल हैं तो यहाँ पर कोफिशिएंट रैशनल हैं ही। दूसरा एक और मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, इरेशनल नंबर को दूसरी साइड रख लो आप अकेले, जहाँ पर अकेला हो वो। अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्केयरिंग बोथ साइड से बच्चों आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 81 और माइनस 18y, यानी कि वाई स्केयर प्लस 81 और माइनस 2ab यानी कि माइनस 18y। राइट में आ जाएगा 4 का स्केयर 16, रूट 5 का स्केयर 5 यानी कि 80। तो सभी को लेफ्ट में लेकर आए अगर हम वाई स्केयर माइनस 18y और 80 को लेफ्ट में लेकर आए तो प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यानी कि 1 आ जाएगा इसमें। 1 तो सभी टर्म्स में है, 1 माइनस 1 किसी में, तो वाई स्केयर माइनस 18y प्लस 1, वाई स्केयर माइनस 18y प्लस 1, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट बच्चों 10th क्वेश्चन, इट इज नोन दैट एरिया ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर ये है बेटा, ए बी सी डी उसकी साइड है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके ऊपर से एक सर्कल ड्रा किया जा सकता है जो उसके चारों वर्टेक्स को टच करके जाता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया गिवन है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, where A, B, C, D are sides, then and S equal to A plus B plus C plus D by 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर। If a circle can also be inscribed in the cyclic quadrilateral, यानी कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर से अगर एक सर्कल ड्रा किया जा सके जो इसकी तीनों साइड को टच करके जाए, तीनों साइड को जो टच करके जाए, अगर ऐसा सर्कल ड्रा किया जा सके देन एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का फिर एरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने ये बताना इन चार ऑप्शन में से एरिया कौन सा हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग वाला एरिया ये है, जब केवल इन्फॉर्मेशन अपने पास ये है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि इसके ऊपर से सर्कल लगा हुआ है, अगर इसके अंदर से भी एक सर्कल लगाया जा सके जो इसके चारों साइड को टच करता हो तो फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन किया था हमने कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल था आपके पास जिसके अंदर एक सर्कल ड्रा किया गया था, ठीक है ना। सर्कल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में भी किया था ये क्वेश्चन और रिजोनेंस की बुक में भी किया था हमने। तो उसमें क्या होता है बच्चों, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है तो अपोजिट साइड का जो सम है AD प्लस BC का जो सम है वो इन दो अपोजिट साइड के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको, वरना आपने डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी है और याद भी कर लेनी है। देखो बच्चों, ये जैसे P है, ये Q है, ये R है और ये S है, अगर तो AP किसके इक्वल हो जाएगा, AQ के इक्वल। AP हो गया AQ के इक्वल। रीजन ये है टू टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो AD और AQ इक्वल हो गया, BQ और BR इक्वल हो गया।
बी क्यू और बी आर इक्वल हो गया आपस में, ऐसे ही डी पी और डी एस इक्वल हो गया, सी एस और सी आर इक्वल हो गया, बी आर और बी क्यू इक्वल हो गया। तो अब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी कि अगर ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि इसके अंदर से भी सर्कल लगाया जा सकता है, तो इसका रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी जो है वो बी प्लस डी के इक्वल हो जाएगा। अब जो इसका एरिया था बच्चों, ये एरिया था इसका, इस एरिया में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट। तो ए प्लस सी की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखो ए प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे, बी प्लस डी। ए प्लस सी को हटाकर इसकी जगह क्या लिखेंगे, बी प्लस डी। तो 2b प्लस 2d हो जाएगा, 2 टाइम्स b प्लस डी, 2 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा b प्लस डी। तो s की वैल्यू आ जाएगी b प्लस डी। दोबारा से फिर b प्लस डी की जगह अगर हम b प्लस डी है, जैसे ये b प्लस डी, इसकी जगह a प्लस सी रखते हैं तो 2a प्लस 2c आ जाएगा, यानी कि a प्लस सी आ जाएगा। तो s की 2 वैल्यू आ गई अब अपने पास। अब यहाँ पर मैं s की वैल्यू रखूँ अगर, तो s की वैल्यू रखूँगा a प्लस सी। देखो इस s की जगह मैं रखूँगा a प्लस सी और माइनस a ऑलरेडी है ये। अब ये s जो है इसकी जगह मैं लिखूँगा b प्लस डी और माइनस का b ऑलरेडी है यहाँ पर। इस s की जगह मैं लिखूँगा a प्लस सी और माइनस सी ऑलरेडी है यहाँ पर। इस s की जगह मैं लिखूँगा b प्लस डी और माइनस डी ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। सी डी ए बी यानी कि ए बी सी डी और उसके रूट लगा हुआ था ही बच्चों। तो एरिया बन जाएगा इसका ए बी सी डी। यानी कि अब आपने याद भी कर लेना है, ये प्रॉपर्टी के तौर पर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सरकम सर्कल और इन सर्कल ड्रा किए जा सकते हैं, तो उसका जो एरिया है वो चारों साइड के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट हो जाएगा। दूसरा एक और केस याद कर रख लेना आपने, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना आपने तो ये उसका फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी अंडर द स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, और इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखी है। 10 प्लस सेकेंड की वैल्यू 2 है अगर, तो वैल्यू आपने कोस ए की बतानी, इसमें से किसके बीच में लाई करती है। बल्कि मैं एग्जैक्ट ही वैल्यू बता देता हूँ आपको कोस ए की। देखो तो भाई बच्चों सेकेंड प्लस 10 की वैल्यू अगर 2 है तो सेकेंड माइनस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना। ट्रिक मैंने बता दी थी आपको। ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स सेकेंड ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 + 1 5/2 और सेकेंड ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5/4। तो कोस ए की वैल्यू आ जाएगी 4/5 यानी कि कोस ए की वैल्यू आ जाएगी 0.8। तो इसमें पूछा गया है कि कोस ए की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो वैल्यू है 0.8। तो 0.8 तो इनके बीच में लाई करती है, ये तो कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये भी कॉर्नर पॉइंट हो गया और इसके बीच में तो आती है ही नहीं। ये पूछेगा कि किसके बीच में लाई करती, तो बीच में तो इसके लाई करेगी भाई 0.7 एंड 0.9 की। नेक्स्ट है बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ ए वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ ए ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए एंड बी ऑफ ए ट्राइंगल ABC are this and this respectively. If coordinate of C are integer, then what is the minimum area in square units that triangle ABC can have? यानी कि ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स गिवन हैं और तीसरा वर्टेक्स ये बताया गया कि उसके कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं, तो ट्राइंगल का मिनिमम एरिया क्या होगा बच्चों, ये रिक्वायरमेंट है। तो उस ट्राइंगल का जो कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है उसको मैं एक्स वाई लेट कर लेता हूँ। 2 वर्टिसेस गिवन है 36, 15 एंड 0, 0 और थर्ड वर्टेक्स को मैं लेट कर लेता हूँ एक्स वाई। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, इस तरीके से
या फिर आप डिटर्मिनेंट्स मेथड यूज़ कर सकते हो। सेम, दोनों मेथड सेम ही हैं। देखो फर्स्ट वर्टेक्स को यहाँ लिखिए, सेकंड वर्टेक्स को यहाँ लिखिए, थर्ड वर्टेक्स को यहाँ लिखिए। किसी वर्टेक्स को कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, 1 1 1 और इसका हाफ। तो अब इसको एक्सपेंड करना आपने, ये जीरो है ये जीरो है, तो सीधा 1 कॉमन लेकर लिव दिस रो एंड दिस कॉलम। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी 15x और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी 36y और बाहर क्या है 1/2। और आप उस फार्मूले से भी कैलकुलेट करते तो रिजल्ट यही आता। अब क्या है बच्चों, 3 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो बाहर आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर बच जाएगा 5x और -12y। अब देखो बच्चों, एक्स वाई की वैल्यू इंटीजर है और इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है आपने, और किसी भी ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है। दैट मीन्स इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी। तो ये ऑप्शन जब आए, यानी कि एरिया, अपना एरिया ये आ गया, तो ऑप्शन में 1 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, तो एरिया 1 स्क्वायर यूनिट जब आ सकता है जब इसकी वैल्यू जो है 2/3 आ जाए, क्योंकि 3/2 से 2/3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी 2/3 नहीं आ सकती बेटा। रीज़न ये है 5x - 12y 1 क्यों नहीं, 2/3 क्यों नहीं आ सकता। देखो x एक इंटीजर है, इंटीजर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे एक इंटीजर आएगा। y एक इंटीजर है, y को 12 से मल्टीप्लाई करोगे एक इंटीजर आएगा। इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो एक इंटीजर ही आएगा, डेसिमल बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते, दोनों के दोनों ऑप्शन। ये चेक करते हैं 3/2 5/2, क्योंकि इन दोनों में छोटा कौन सा है, स्मॉलर वैल्यू है यहाँ पर 3/2। तो हमने ये एरिया भी क्या निकालना, मिनिमम, तो ट्राई करेंगे 3/2 हो जाए आंसर। तो 3/2 के लिए बच्चों 3/2 आंसर तब हो सकता है जब इसकी वैल्यू 1 आ जाए। इसकी वैल्यू अगर 1 पॉसिबल है तो 3/2 आंसर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। देखो रीजन मैं बता देता हूँ 1 कैसे हो सकती है। 5x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 12y, और x की वैल्यू निकालते हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर मैं x की जगह यहाँ, y की जगह यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करता हूँ 2, तो 12 2 जा के आ जाएगा 24, 24 + 1 क्या आ जाएगा 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 5 और y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखो बच्चों दोनों इंटीजर आ गए, यानी कि इसकी वैल्यू हो सकती है 1। तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 3/2 साथ में है, तो 3/2 × 1 क्या आ गया आंसर 3/2। अब 5/2 चेक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता बच्चों, कोई रीजन ही नहीं बचता, क्योंकि स्मॉलर मिनिमम एरिया निकालना था, ये तो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। तो मिनिमम इन ऑप्शन में से मिनिमम क्या है 3/2। भले इसका एरिया मिनिमम और भी आ जाता हो, लेकिन आंसर इन ऑप्शन में से देना है, तो आंसर हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट बेटा 13 क्वेश्चन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स इज लेस देन 40 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन्स यानी कि जिसकी सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो, एंड सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 1980 डिग्री, यानी कि 1980 डिग्री से सभी एंगल का सम लेस है। इफ n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन्स देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इज, यानी कि n की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। तो भाई बच्चों किसी भी पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन्स हो, बेशक से ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कोई भी हो, बेशक से कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी पॉलीगन्स है, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। बाहर वाले एंगल का सम, जैसे ये है आपका, ये क्वाड्रिलेटरल है ये, तो ये एक्सटीरियर एंगल देखो, ये और ये, तो इन सभी का सम क्या होगा 360 डिग्री। ट्राइंगल है जैसे आपके पास, तो ट्राइंगल के भी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री। तो कोई भी पॉलीगन्स है उसके सभी एंगल का सम ऑलवेज क्या होता है 360 डिग्री। अब वो अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर देंगे तो हम ईच एंगल आ जाएगा। तो रेगुलर पॉलीगन्स इसमें दे ही रखा है, उसकी साइड n दे रखी हैं, तो इस जितनी साइड होती हैं उतने ही
पॉलीगन्स में एंगल होते हैं, तो इसको अगर हम n से डिवाइड कर दें तो ईच एंगल आ जाएगा, और ईच एंगल उसने लिख रखा है 40 डिग्री से लेस। तो बच्चों ये 9 पर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लेस देन n, यानी कि n ग्रेटर देन 9 हो गया। n की वैल्यू जो है 9 से ज़्यादा होगी, यानी कि उसमें साइड 9 या 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं हो सकती, ठीक है ना। उसकी साइड 3 2 1 तो कैसे होगी, वो क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन्स नहीं बनेगा, यानी कि उसकी साइड जो है 9 से कम नहीं हो सकती, 9 से ज़्यादा होंगी। आगे बात करते हैं इंटीरियर एंगल का सम। तो कोई भी पॉलीगन्स है बच्चों, इंटीरियर एंगल के सम का फार्मूला ये होता है। देखो कोई भी पॉलीगन्स है, अगर ट्राइंगल है तो n की जगह 3 रखेंगे, 3 - 2 1 1 × 180 यानी कि 180 डिग्री। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो n की जगह 4 रखेंगे, 180 × 2 360 डिग्री। अगर पेंटागन है तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 - 2 3 3 × 180 540 डिग्री। तो इस तरीके से किसी भी पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल का सम इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये उन सभी का सम हो गया, और इन सभी का सम जो है वो 1980 डिग्री से लेस दे रखा है। तो ये कैंसिल हो गया, और 18 से और कैंसिल हो जाएगा ये 11 पर, तो n क्या आ जाएगा, लेस देन 13। तो n की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है। अगर एग्जैक्ट एंगल दे देता कि उसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का है, तो उसमें नंबर ऑफ साइड हो जाती 9। इंटीरियर एंगल का सम भी दे देता 1980 डिग्री, तो भी एग्जैक्ट साइड निकाल सकते थे हम। अब उसने लेस देन का यूज़ किया, तो हम भी लेस देन ग्रेटर देन के उसमें आंसर दे सकते हैं, यानी कि उस पॉलीगन्स में जो साइड हैं वो 10 हो सकती हैं, 11 हो सकती हैं और 12 हो सकती हैं, यानी कि आंसर आ जाएगा बच्चों सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रेशो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इज़ 1:30, यानी कि HCF और LCM का रेशो दे रखा है 1:30। HCF इज़ टू LCM इज इक्वल टू 1:30। तो भाई HCF को मैं लेट कर लेता हूँ X, और LCM को लेट कर लेता हूँ बेटा 30X। नेक्स्ट कंडीशन है कि HCF और LCM का जो डिफरेंस है वो 493 दे रखा है। तो LCM माइनस HCF ये दे रखा है 493। तो LCM क्या है 30X और HCF क्या है X, और राइट में 493, यानी कि 29X की वैल्यू आ जाएगी 493, और 29 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो X की वैल्यू आ जाएगी 17। 493 को 29 से कैंसिल करेंगे, 2 पर जाएगा, ये 1 पर जाएगा सॉरी, और 0 यहाँ पर आ जाएगा 2, और अब 7 पर गया, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 + 6 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 17। तो HCF आ गया आपका, HCF आ जाएगा आपका x था जो, यानी कि 17, और LCM आ जाएगा बच्चों, LCM आ जाएगा 70 × 30, क्योंकि x की वैल्यू LCM 70 था, 30x था, तो x की वैल्यू 17 आई है, तो 17 से मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है बच्चों A × B वो किसके इक्वल होगा, HCF × LCM के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि 17 × 17 × 17 × 30, यानी कि अगर आपके पास दो नंबर हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। अब आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो सकते हैं A B के लिए, यानी कि A जो संख्याएं हैं आपकी, जो नंबर्स हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो ऐसा है बेटा कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो 289 × 30, तो ये तो वो नंबर हो नहीं सकते, क्योंकि इन नंबर का HCF 30 नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा, यानी कि 70 को एक बार इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, एक बार इसके साथ, तो 17 और × 30। एक नंबर तो ये आ जाएगा, A की वैल्यू मान लो 70 है और B की वैल्यू है 510, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आप 30 के फैक्टर कर सकते हो। देखो 30 के फैक्टर हो जाएंगे 1
2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 को ये नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेयर ये आ गया आपका। सेकंड पेयर में आप ऐसा लिख सकते हो कि ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये, तो बात तो वही सेम टू सेम है, तो ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आप कर सकते हो 2 और 15 को लेकर। तो जैसे ए की वैल्यू 2 आ जाए, 17 इंटू 2 आ जाए, और बी की वैल्यू आ जाए 17 इंटू 15। देखो ये जो दो नंबर है आपके, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 17, और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 30 इंटू 17 यानी कि 510। उसके बाद आप 3 और 10 को ले सकते हो, 17 इंटू 3 और 17 इंटू 10। तो ये दो नंबर हो गए आपके 51 और 170। 51 और 170 जो नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ यही सेम टू सेम आएगा। उसके बाद आप ले सकते हो बच्चों 5 और 6 को ले सकते हो, 17 इंटू 5 एंड 17 इंटू 6। तो ये वो पेयर हो सकते हैं, पेयर भी मैंने निकाल दिए 1, 2, 3, 4। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर हो गया बेटा ये, क्योंकि ऐसे पेयर 4 ही बनते। देखो एचसीएफ 17 आ गया था, एलसीएम ये आ गया था 510। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ही दोनों टर्म का प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाएगा। तो 17 ये है, 17 इंटू 30 ये है। तो अब आपने कुल मिलाकर 30 के फैक्टर करने हैं। देखो 17 के फैक्टर नहीं कर सकते हम, एक 17 इधर रखना पड़ेगा एक नंबर में, दूसरा 17 दूसरे नंबर में रखना पड़ेगा, ताकि एचसीएफ 17 रहे इसका, वरना एचसीएफ 17 नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर 30 को आपने ब्रेक करना है, एक फैक्टर इधर लेकर आना, एक फैक्टर इधर लेकर आना, और ऐसे केसेस केवल ये 3 बनते हैं 30 के। एक ये भी है इटसेल्फ, 1 इधर है और 30 इधर है। अगर आप इसका डबल करोगे तो 30 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, वो सेम टू सेम हो जाएगा। इतने ऑप्शन भी नहीं दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कि एक नंबर आप ये बताओ, दूसरा नंबर इसको घुमाकर ऐसे बताओ। तो ये एक ही पेयर है 34 एंड 15 की 17 से मल्टीप्लाई, ये नंबर और ये नंबर, ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका एचसीएफ 17 आ जाएगा और एलसीएम आ जाएगा 510। ऐसे ही दो नंबर हैं ये, ऐसे ही दो नंबर ये हैं जिनका एलसीएम आ जाएगा 510 और एचसीएफ आ जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 15। ए मोटर बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर इन 3 hours. It covers the same distance upstream in 3.5 hours. If the speed of the water is 1.5 km per hour, then speed of the boat in still water is, यानी कि शांत पानी में उस नाव की चाल क्या होगी, ये आपने फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो बच्चों स्टील वाटर में मैं बोट की स्पीड रेट कर लेता हूं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैंने उसकी लेट कर ली बोट की, और पानी की जो स्पीड है वो है बच्चों 1.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है बेटा कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जैसे कि पानी जाता है इस तरफ और आपकी नाव भी अगर इस तरफ जाती है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी की दिशा में। लेकिन अगर पानी इस तरफ जाता है, वाटर की डायरेक्शन उस साइड है, और आपकी बोट उसके अपोजिट चलने लग रही है, इस साइड आपकी बोट इस तरफ आने लग रही है, तो ये होता है बेटा अपस्ट्रीम। तो जैसे जैसे अब बोट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में अलग हो जाएगी, अप स्ट्रीम में अलग हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड हो जाएगी x + 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि अगर आप पानी की दिशा में जाएंगे तो जो नाव है आपकी उसको पानी और धकेलेगा, यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, पानी की स्पीड इसमें इंक्रीज हो जाएगी। ठीक ऐसे वाटर के अपोजिट आप चलते हो तो वाटर की स्पीड आपको रोकेगी, आपकी स्पीड को यानी कि रेस्ट्रिक्शन मिलेगा आपको उसमें। तो
तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि बोट की स्पीड हो जाएगी x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस सेम है बच्चों, टाइम डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं डाउन स्ट्रीम जाते समय कितनी दूर गया मैं वो डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस होता है टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम इसमें कितना लग गया 3 आवर्स और स्पीड है x प्लस 1.5। ये आ गई डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाते समय जितनी दूर आप गए हैं। अप स्ट्रीम में भी आप उतनी दूर आए हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो ये है बोट की, और उसका टाइम है 3.5 आवर, यानी कि 3 इंटीग्रल 1/2 यानी कि 7/2 आवर्स। तो 7/2 आवर्स टाइम हो गया, और ये आपकी स्पीड होगी x माइनस 1.5। अब कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हो बेटा, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई 6x, 6 की इसके साथ हो जाएगी 90, और पॉइंट लगाएंगे तो 9 बच जाएगा ये। ठीक है, ऐसे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7x, और 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105, 15 7 जा 105। तो 105 आ गया ये, और एक के बाद डेसिमल लगाना तो 10.5 हो गया। तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस x आ गया ये इस तरफ, यानी कि 6x माइनस 7x माइनस x, और ये उस तरफ जाएगा तो उसमें ऐड होकर 19.5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो बोट है उसकी स्पीड क्या आ गई स्टिल वाटर में 19.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आंसर, ये वाला। ये नेक्स्ट है बेटा, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर सरफेस इज 4 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो भाई डायमीटर जो देखो, एरिया जो लोअर पार्ट के सर्कल का दे रखा है वो दे रखा है 16 पाई, तो पाई आर स्क्वायर 16 पाई होगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी और आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर केस ऐसे है कि फ्रस्टम कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। देखो अपर सर्कल का डायमीटर उसने दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और इसका जो लोअर पार्ट का जो सर्कल है उसका एरिया दे रखा है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर के इक्वल रखेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 और आर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4, और स्लैंट हाइट दे रखी है बच्चों 6। तो आपने निकालना क्या है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है LSA। LSA ऑफ फ्रस्टम होता है पाई आर एल, आर को आपने चेंज कर देना है R1 प्लस R2 के अंदर, तो पाई एज इट इज़, और L की जगह रखेंगे हम 6 स्लैंट हाइट, और R1 की जगह 2, R2 की जगह 4, ये आ गया 6 इंटू 6 यानी कि 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई में ही सारे ऑप्शन है इसलिए मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेट O00 P34 एंड Q60 आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। O है 00, P है 34 एंड Q है 60। ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और इस ट्राइंगल के बीच में कहीं पर इसके अंदर एक पॉइंट है R। तो R पॉइंट है, इस R को तीनों वर्टेक्स से जोड़ने से ये 3 ट्राइंगल बन जाती हैं QRO, यानी कि ORQ, ORP या PRO एंड PQR। तो R के कोऑर्डिनेट ऐसे बताने हैं जिससे इन तीनों ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तीनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ जाए। तो बच्चों साफ साफ बात ये है कि सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट होता है ट्राइंगल के अंदर कि सेंट्रोइड को तीनों वर्टेक्स से जोड़ने से 3 ट्राइंगल बन जाती हैं। सेंट्रोइड को तीनों वर्टिसेस से जोड़ने से 3 ट्राइंगल बन जाती हैं, और तीनों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, इक्वल। तो यानी कि आपका काम केवल ये है कि इनडायरेक्टली वो आपसे सेंट्रोइड पूछता है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3।
तो ये आपका सेंट्रोइड आ जाएगा। तो ये है x1 x2 और x3, 6 + 0 + 3 9, 9/3 यानी कि 3 एंड 0 + 0 + 4 यानी कि 4/3। तो 3,4/3 आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ। जैसे इस ट्राइंगल का एरिया मैं निकालता हूँ इस ट्राइंगल का, तो 0 0 ये हो गया, 6 0 ये हो गया और 3 4/3 ये हो गया, 1 1 1 और इसका हाफ ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, 3 2 जा 6 यानी कि 6 × 4/3 -0 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया बच्चों 4। इसका एरिया आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। अब इसका एरिया निकालते हैं। देखो हम इसका एरिया निकालेंगे तो 6 0 सबसे बढ़िया है, इसका एरिया निकालेंगे 0 0 3 4/3 एंड 3 4 1 1 1 और हाफ बाहर हो जाएगा। लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये आ जाएगा 12 और ये कैंसिल होकर -4 मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों की और बाहर 1/2 यानी कि इसका भी एरिया क्या आ जाएगा 4। अब कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया मैं बता देता हूँ आपको। 6 0 सबसे पहले वर्टेक्स लिखूंगा 0 0 फिर 6 0 और फिर 3 4 और 1 1 1 और इसका हाफ हो जाएगा। लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये हो गया 24 - 0 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12। तो बच्चों ये एरिया 4 आया, ये 4 आया, टोटल 12 है तो ये कितना बच गया 4 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट्स 4 स्क्वायर यूनिट्स 4 स्क्वायर यूनिट्स और टोटल एरिया 12 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि सेंट्रोइड ही ऐसा पॉइंट है जो ट्राइंगल में बीच में, जो ट्राइंगल के अंदर लेने से 3 ट्राइंगल में डिवाइड करेगा इसको और तीनों का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ऑर्थो सेंटर भी ये काम करेगा और इन सेंटर भी ये काम करेगा, सरकम सेंटर भी ये काम करेगा जो सेंट्रोइड करने लग रहा है। नेक्स्ट है बच्चों 18 क्वेश्चन। साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पॉजिटिव इंटीजर, ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर एंड 3 ऑफ देम आर 5 10 20। हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर फॉर द फोर्थ साइड। फोर्थ साइड के लिए पॉसिबल वैल्यू बतानी है आपने। तो फोर्थ साइड की जो रेंज है बच्चों वो हो जाएगी 20 - 10 - 5 यानी कि 5 एंड 20 + 10 + 5 यानी कि 35। तो 5 से लेकर और 35 तक हो जाएगी डीसी की रेंज भाई। और दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे, तो दोनों को एक्सक्लूड करेंगे तो 29 जो है वो केसेस हो गए, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी 29। तो ए ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो ऐसा है बेटा कि अगर हम बेस को 20 ले लेते हैं यानी कि ये साइड 20 यूनिट, ये साइड 10 यूनिट, ये साइड 5 यूनिट, तो अगर मैं इसको 5 यूनिट ले लेता हूँ, देखो इसकी लेंथ 5 यूनिट ले लेता हूँ तो ये हो गया 5 + 5 10 + 10 20। यानी कि अगर इसकी लेंथ अगर 20 हो गई तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 20 तो स्ट्रेट लाइन है ये। यानी कि अगर इसकी लेंथ 5 हो गई तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो कम से कम इसकी लेंथ क्या होगी यहाँ पर 6 यूनिट, ठीक है ना। क्योंकि ये स्ट्रेट में अगर चले हम 20 यूनिट चलते हैं तो इस तरह घुमाकर अगर चलेंगे तो 10 + 6 + 5 यानी कि 20 से कुछ न कुछ ज़्यादा चलना पड़ेगा हमारे को। यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 6। मैक्सिमम की बात करते हैं, ये साइड 5 है, ये 20 है, ये 30 है, तो इन सब का सम क्या होगा 35। अगर ये भी 35 होगा तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता बच्चों, क्योंकि स्ट्रेट में चलें तो भी 35 यूनिट चलना पड़ता है, घूम कर आएँ घुमा कर लेकर जाएँ इसको तो भी 35 यूनिट चलना पड़ता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये सारे पॉइंट्स कंसाइड कर जाएंगे इसके ऊपर। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है 35 से कम होगी, यानी कि 34 कुछ हो सकती है। तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो यानी कि वैल्यू होगी 5 और 35 के बीच में, यानी कि 6 7 8 9 एंड so on 34 तक। तो 29 आंसर आ गया बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है इस मेथड से भी सही है, और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं और डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन के। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है 29। नेक्स्ट बेटा, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड बी सी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टली। यानी कि ये ट्राइंगल है ए बी सी और इस ए बी सी ट्राइंगल के बी सी और ए सी पर 2 पॉइंट हैं डी एंड ई, एंड ए डी एंड बी इंटरसेक्ट एट डी एंड अदर इन्फॉर्मेशन इज 80 डिवाइडेड बाई 80d इज 5/1, BT डिवाइडेड बाई 80 = 7/1, देन CD इज टू बी डी इज,
यानी कि सी डी बी डी का रेशो निकालना है। तो इसका मेथड मेरे को जो आसान लगा मैं उससे करवा देता हूँ आपको। देखो मैंने इसको क्या लेट कर लिया, ओरिजिन लेट कर लिया बच्चों 0 0। ये मैंने आगे प्रोड्यूस करके जैसे ये वाई एक्सिस लेट कर ली, ठीक है ना, और ये जो है ये एक्स एक्सिस लेट कर ली बच्चों, ये एक्स एक्सिस लेट कर ली मैंने। अब ये जो था बी टी और ई टी, ए टी और टी डी, ये था 5/1, तो इसको मैंने 80 को लेट कर लिया 5 यूनिट, तो 5 यूनिट लेट करूँगा तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,5, ये पॉइंट आ जाएगा। और टी को 1 यूनिट लेट कर लिया। ऐसा वैसे लेट किया नहीं जा सकता बच्चों, क्योंकि रेशो एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल नहीं होता, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग यानी कि जब रेशो निकालना है तो रेशो के केस में आप लेट कर सकते हो। रेशो निकालना है आपने तो डेफिनेटली लेट किया जा सकता है। जब आपकी रिक्वायरमेंट ही रेशो की है तो रेशो को एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल लेकर आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। उसके बावजूद बी टी ई टी है 7/1, तो बी टी 7 ये 1, तो ये पॉइंट आ गया आपका 0-7 और ये पॉइंट आ गया आपका 1,0। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बी डी की लेंथ अपने सामने पड़ी हुई है, देखो बी डी की लेंथ निकालूँ मैं, तो बी डी की लेंथ डिस्टेंस फार्मूले से अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर बी डी को, तो ये आ जाएगा x2 - x1 यानी कि 0 का स्क्वायर, y2 - y1 यानी कि 7 और -1, -7 और -1 +1 हो जाएगा। ये मैंने पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक में लिख दिया बेटा, गलती है ये पॉइंट थोड़ा सा, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0, x की वैल्यू क्या होती है नॉन जीरो। तो ये सॉरी x एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है नॉन जीरो और y की वैल्यू क्या होती है 0। अगर ये 7 यूनिट है तो ये पॉइंट आ जाएगा -70, ठीक है ना। जैसे ये 5 यूनिट है तो मैंने x की वैल्यू 0 लिखकर y की वैल्यू 5 लिखी, क्योंकि 5 यूनिट है ये भी 1 यूनिट था तो मैंने x की वैल्यू 0 लिखी, y की वैल्यू -1 लिख दी। लेंथ 1 यूनिट रहेगी लेकिन पॉइंट 0 -1 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही लेंथ 7 यूनिट रहेगी लेकिन पॉइंट -70 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब डिस्टेंस फार्मूले से करते हैं। देखो -7 - 0 का स्क्वायर यानी कि 49 और 0 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा √50 आ जाएगा बच्चों। इसको आप 5√2 भी लिख सकते हैं। तो बी डी आ गया सिंपली। अब सी डी और निकाल कर और दोनों का रेशो निकालेंगे, लेकिन सी डी निकालने से पहले आपने क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। और इक्वेशन निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, तो यहाँ पर मैं बी सी की इक्वेशन निकाल देता हूँ। देखो इक्वेशन ऑफ बी सी, तो बी सी की इक्वेशन हो जाएगी x1 y1 लेट कर लिए मैंने और ये x2 y2 लेट कर लिए। और इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है y - y1 y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 ब्रैकेट x - x1। तो y - y1 की जगह आ जाएगा -1 यानी कि +1 हो जाएगा, y2 - y1 यानी कि 0 - -1 1 और x2 - x1 यानी कि -7 और इंटू x - x1 की जगह आ जाएगा 0। तो बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी -x/7 एंड -1, यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी बी सी की। ठीक ऐसे ही हम इक्वेशन निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ए सी की इक्वेशन निकालेंगे बच्चों। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं x1 y1 ले लेता हूँ, इसको x2 y2 ले लेता हूँ। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया देखो x1 y1 और ये पॉइंट ले लिया मैंने x2 y2। अब इस फार्मूले में रख देंगे इसको इसमें, तो y - y1 यानी कि 0 और x - x1 यानी कि x - 1, y2 - y1 यानी कि 5 - 0 5 और x2 - x1 यानी कि -1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी -5x और +5। तो ये इक्वेशन सेकंड होगी बच्चों। अब आप जानते हो 10th क्लास में आपने पढ़ ही लिया था लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स में कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आता है, यानी कि 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोनों की इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट इजीली आ जाएगा आपका। तो दोनों में y को कंपेयर कर देता हूँ मैं, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है y की वो सेम रख देता हूँ -x/7 या x/-7 लिख सकते हो, -1 और राइट साइड में है -5x और +5। तो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x + 7 और +35x और -35। तो
तो ये इस तरफ आकर आ जाएगा 34x नेगेटिव 34x, और ये उस तरफ जाकर प्लस 42 यानी कि -42, तो कैंसिल होकर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल करेंगे इसको 2 से हम, तो ये आ जाएगा 21/17। तो x की वैल्यू 21/17 यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों। y इजिकल टू, तो माइनस यहाँ लिख देता हूँ मैं, y इजिकल टू -5x + 5 है, तो y एज इट इज़ -5 एज इट इज़, और x की जगह रखेंगे 21/17, प्लस का 5 ये है यहाँ पर, ये इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू रखी, +5 है ये, तो y की वैल्यू आ जाएगी -105 + 85 डिवाइडेड बाई 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 5 0 और 10 - 82/17 यानी कि -20/17। तो ये y की वैल्यू आ गई, तो ये पॉइंट आ गया बच्चों आपका, x की वैल्यू आई है 21/17 और y की वैल्यू -20/17। अब ये पॉइंट आ गया, तो अब डिस्टेंस फार्मूले से आपकी सी डी की लेंथ निकल जाएगी। तो सी डी आ जाएगा, देखो x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 441/289 प्लस x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि -20/17 और +1 y2 - y1, तो 17 - 20 यानी कि -3/17 और -3/17 का स्क्वायर आ जाएगा 9/289 अंडर द स्क्वायर रूट। ये आ गई आपकी सी डी। तो भाई ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 289 अंडर द स्क्वायर रूट, और इसको हम लिखेंगे 50 × 9, 450 को 50 × 9 लिख सकते हैं, और नीचे 289 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 17, इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। अब वैल्यू निकालनी है हमने सी डी डिवाइडेड बाई बी डी। तो सी डी है बच्चों 3 × √50 डिवाइडेड बाई 17, और लोअर पार्ट में √50 और करेंगे यहाँ पर √50 बी डी के लिए, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 3/17। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट लगता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो, उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या फ़ोन कॉल कर सकते हो। बेटा अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर फ़ोन कॉल कर सकते हो।